अहमद खान साहब, फ्रेश फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अचानक ये मुतालबा कैसे? जी इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल अचानक नहीं है ये मुतालबा। ये जब ये इलेक्शंस हुए तो इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ एक बड़ा रद्द-ए-अमल था और तमाम बड़ी सियासी जमातों का ये मुत्तफ़िका जब अपोजिशन बैठी तो उन्होंने ये तय किया कि अगर इस इलेक्शन को हम तस्लीम नहीं करते और हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते तो ये कैजुअलिटी जो है ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की हो जाएगी। तो सिर्फ इस बुनियाद पे हमने इस सिस्टम का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया। अदरवाइज़ इस इलेक्शन के मुतल्लिक़ तो पहले दिन से किसी को कोई शकूक व शुबहात नहीं थे। और जो भी शहबाज साहब ने बात की कि वो जो RTS का फेलियर था, आप मुझे बताएं ना कि एक एक्चुअली इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स के बाद अगर आपके कोई एक इनऑर्डिनेट डिले, एक बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड डिले जिसका पता नहीं कि 13 घंटे तक वो जो नताइज थे उनके साथ क्या बीती क्या नहीं बीती, किसी के पास उसकी एक्सेस नहीं थी। पोलिंग एजेंट्स को स्टेशन से इलेक्शन डे के बाद उस वक्त निकाल दिया गया, किसी को कॉपी नहीं दी गई, कोई फॉर्म 45 नहीं दिए गए और RTS के फेलियर को तो इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद तस्लीम किया। तो फिर उसके बाद ऐसे इलेक्शन की जिसको अपना कोई एक आधी इलेक्शन पिटिशन का क्वेश्चन नहीं था, एज अ होल पूरे इलेक्शन पे सवाल था। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि एक फ़ैसला किया और उसके ऊपर चले गए, फिर गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। कहाँ है वो पार्लियामेंट्री कमेटी जिसने प्रोब करना था कि RTS का फेलियर क्या हुआ और उसके कॉजेज़ क्या थे। वो जो लोगों के जिनके इन बल्क पिटिशन्स आईं जिसमें लोगों के एतराज़ात थे, उनका क्या फेट हुआ, क्या वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने इलेक्शन कमीशन से उस पर कोई मुआवनत तलब की, कुछ देखा, कोई उसके TORs को मुकर्रर किए हों, कोई बात आगे लेकर चले हों, कोई बिल्कुल एब्सोल्युटली कुछ। ये सारी बातें एक तरफ रखते हुए अब हम ये समझते हैं कि जैसे तैसे गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट चली, लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक ना गवर्नेंस में ना जो इनकी टॉल क्लेम्स थी उनमें से किसी एक को फुलफ़िल नहीं किया। एक अच्छी खासी जो एक पोलराइजेशन की भी इंतहा कर दी। फिर महंगाई आपके सामने है, जो हाल महंगाई ने किया। फिर गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है। फिर आपने मतलब ऑन द ऑल फ्रंट्स गवर्नमेंट का। और फिर लेकिन मलिक अहमद खान साहब, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो सवाल एहतसाब का हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर चीज़ें दिखाई गई, कहा गया बताया जाए कि ये कैसे हुआ, और जवाब जो है वो नए इलेक्शन के मुतालबे की सूरत में इस वक्त सामने आया। ऐसा क्यों है? नहीं इशफाक, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बात होनी चाहिए। शहबाज साहब एक TV इंटरव्यू में थे और वो जो एंकर पर्सन थी उन्होंने बहुत सारे सवालात के साथ उनसे ये भी पूछा कि आप आगे हल क्या देखती हैं। शहबाज साहब से जो शहजाद अकबर साहब ने सवाल किए हैं, हमने शहजाद साहब के उन सवालों को बड़े गौर से देखा है। वो टोटल नंबर 28 है उनके क्वेश्चंस का, जो 28 सवाल उन्होंने किए हैं। एक सवाल भी उसमें ऐसा नहीं है जो कि कोई मेरिट वारंट करता हो कि उसका कोई जवाब दिया जाना चाहिए। वो सिर्फ एक कॉक एंड बुल स्टोरी है। उसमें उन्होंने एक ख़ास किस्म का बयानिया तरतीब देने की कोशिश की है। उनके सवाल के अंदर जो फ़्लो चार्ट उन्होंने बनाया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, वो गलत है। अच्छा। उसमें उन्होंने जिसको बेनिफिशरी ज़ाहिर किया है वो गलत है। जो उन्होंने अपनी उस डॉक्यूमेंट को मेरा ख्याल शायद कभी रीड ही नहीं किया। उनको फील्ड 50 का नहीं पता, फील्ड 70 का नहीं पता। वो लोगों के प्राइवेट बिजनेसेस में विदाउट एलिजिंग एनी प्रोसीड ऑफ क्राइम, सर, तो इस पे अब आप मुकदमा करने का सोच रहे हैं शहजाद अकबर साहब के खिलाफ कि अगर उन्होंने ऐसे गलत इल्जामात लगाए हैं जो आप कह रहे हैं कि वो बेबुनियाद हैं? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें इसका एक प्रोसेस है, क्योंकि शहजाद अकबर के सवाल शहजाद अकबर के अपने खाली सवाल नहीं है। अच्छा। वो सवाल बेसिकली नैब की इन्वेस्टिगेशन से वो ले रहे हैं। पता नहीं कौन उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो एक फेडरल कैबिनेट के मेंबर हैं, वो किस तरह से उन इन्वेस्टिगेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। हम उनके जवाब नैब में दे रहे हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में दे रहे हैं, और वहाँ पर देने के बाद एक मलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक मुकदमा उनके ऊपर ज़रूर दायर करेंगे। उनको अपने ख़िलाफ़ डेफामेटरी स्टेटमेंट्स देने पे मुकदमा ज़रूर दायर करेंगे। पहले वो जो एक प्रोसेस और अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ उन्होंने शुरू की हुई है उसको, क्योंकि हमारा अल्लाह का शुक्र है कि जो अदालतों का निज़ाम है वहाँ पर ऐसे झूठ जो हैं जिनके पाँव नहीं होते वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर कायम नहीं रह सकते। वो ऑब्वियसली एविडेंस मांगते हैं। जब एविडेंस उनके पास नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो सारे कोर्ट ऑफ लॉ में उनका वही फेट होगा जो रमज़ान शुगर मिल्स का हुआ, वही फेट होगा।